7 फरवरी 1933 की सुबह अंटार्कटिका की बेरहम बर्फानी दुनिया में इस तरह अभरी कि जैसे जमीन पर दिन का आगाज रोशनी से ज्यादा सर्दी और खौफ के साथ होता हो। आसमान पर बादलों की भारी तह सूरज की किरणों को रोक रही थी और वो रोशनी जो जिंदगी की अलामत समझी जाती है महज चंद लम्हों के लिए ही बर्फ के वसीया मैदानों पर पड़ती और फिर गायब हो जाती। हर तरफ बस सफेद चादर बिछी हुई थी जिसमें समतों का कोई सराग न मिलता था। सिर्फ बर्फानी पहाड़ों, जमे हुए समंदरों और सर्द हुआ के शौर ने इस मंजर को एक अलग ही दुनिया बना दिया था। और इसी सनसान और बेरहम माहौल में रूसी तहकीकाती जहाज दी वोस्टॉक स्पिरिट अपनी धात की मजबूती और साइंसदानों की उम्मीदों के सहारे आगे बढ़ रहा था। जहाज के धात के हिस्से बर्फ के टुकड़ों से टकराकर धड़ाम की आवाज पैदा करते जो सुनने वालों को याद दिलाती कि ये रास्ता कितना खतरनाक और गैर यकीनी है। मगर उसके बावजूद जहाज पर सवार 13 साइंसदान अपनी जिम्मेदारियों और ख्वाबों के साथ पराज़्म थे। हर एक अपने शाबे में माहिर और तजर्बाकार। वो जानते थे कि उनका मिशन सिर्फ तहकीक नहीं बल्कि इंसानी हिम्मत, बका और कुर्बानी की एक बड़ी आजमाइश भी है। उनके साथ 2 वफादार कितेवूक और मेशा भी मौजूद थे जो न सिर्फ साथी बल्कि मुहाफिज और उम्मीद का सहारा थे। कप्तान आनिया बुर्ज पर खड़ी थीं। उनकी नजरें जहाज के हर जाविये पर मरकूज थीं। उनके चेहरे पर इज़्म की लकीरें नुमायां थीं, मगर दिल के अंदर कहीं एक अनजाना खौफ भी छुपा हुआ था, क्योंकि वो जानती थीं कि अंटार्कटिका खेल का मैदान नहीं है बल्कि ये जमीन इंसान को इसकी आखिरी हद तक आजमाने के लिए बनी है। जहाज के अंदर कुछ साइंसदान डेटा का तजज़िया कर रहे थे, कुछ मुस्तकबल के मंसूबे तैयार कर रहे थे और कुछ खिड़कियों से बाहर बर्फ के बेअंतहा मैदानों को देख रहे थे। वो जानते थे कि इन मैदानों में छुपे खतरात किसी भी लम्हे इन पर हमला कर सकते हैं, लेकिन उनके दिलों में उम्मीद की एक ऐसी किरण मौजूद थी जो उन्हें डट कर खड़ा कर रही थी। दिन के दूसरे पहर सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था, मगर अचानक एक जोरदार झटके ने जहाज को हिला कर रख दिया। साइंसदान अपनी अपनी निशस्तों से झल पड़े। दीवारों से टकराने की आवाजें आईं और आनिया ने फौरन कंट्रोल संभालने की कोशिश की, मगर जहाज जैसे किसी गैर मरी कुव्वत के हाथों जकड़ लिया गया हो। वो आगे बढ़ने के बजाय एक ही जगह पर फंस गया। एक साइंसदान नीचे उतरा तो देखा कि जहाज 2 अजीम बर्फानी पहाड़ों के दरमियान सींडूच की तरह दब गया है। ये मंजर देखकर सबके चेहरों का रंग उड़ गया, क्योंकि इंसानी ताकत से जहाज को आजाद कराना नामुमकिन लग रहा था। आनिया ने फौरन रेडियो से राबिता करने की कोशिश की ताकि मदद मिल सके, मगर रेडियो खामोश रहा। दूसरी तरफ से कोई जवाब न आया और ये खामोशी उनके लिए सबसे खतरनाक इशारा थी कि अब वो वाकई अकेले हैं। इसी दौरान हुआ कि शिद्दत बढ़ गई। आसमान का रंग बदलने लगा। सूरज मुकम्मल तौर पर गायब हो गया और 300 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने पूरे जहाज को झंझोड़ कर रख दिया। जहाज की दीवारें लरजने लगें, पलंग हिलने लगे और हर कोना खौफ की चीखों से भरा हुआ महसूस होने लगा। ये तूफान 3 दिन तक जारी रहा। 3 दिन जिनमें वक्त जैसे थम गया था। हर लम्हा मौत का साया करीब महसूस हो रहा था और हर साइंसदान की आंखों में एक ही सवाल था कि क्या हम जिंदा बच पाएंगे। तीसरे दिन के बाद तूफान थमा तो टीम ने बाहर कदम रखा और एक सनसान बर्फ से ढकी हुई दुनिया ने उनका इस्तकबाल किया। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और सियारे पर आ गए हों। चारों तरफ सिर्फ सफेद समंदर था। सुकूत और सनसानी का खौफनाक इम्तिजाज था। रेडियो फिर आजमाया गया, मगर नाकामी ने वाज़ेह कर दिया कि कोई उनकी मदद को नहीं आ रहा। जरूरी सामान लेकर टीम ने टेंट लगाए और एक दूसरे को तसल्ली दी, मगर हर दिन एक नई कशमकश और हर रात मौत और खौफ का सफर बन गई। जहाज 3 दिन के तूफान में जकड़ा रहा और आखिरकार जब वो लम्हा आया जिसने सबको हमेशा के लिए बदल कर रख देना था, वो लम्हा था 15वें दिन का, जब इंजन की जांच पड़ताल के दौरान एक मामूली सी कोशिश ने बड़े सानहे को जन्म दिया। दिमित्री और व्लादिमीर इंजन रूम में थे। बर्फ के दबाव और मशीनरी की ठंडक ने हालात को वैसे ही खतरनाक बना दिया था, मगर व्लादिमीर के इसरार पर इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की गई। एक धमाका हुआ और देखते ही देखते आग भड़क उठी। लोहे की दीवारों ने आग को और ज्यादा वहशी बना दिया। साइंसदान भागते हुए जहाज से बाहर निकले। हर एक अपनी जान बचाने की फिक्र में था।
आनिया ने चीखते हुए सबको एक दूसरे की मदद करने का हुक्म दिया, मगर धमाके ने सब कुछ अलट पलट कर दिया। जहाज 2 हिस्सों में बट गया और बर्फानी मैदान में आग की लिपटें आसमान को चीरती नजर आने लगीं। इस लम्हे का सबसे बड़ा सदमा यह था कि व्लादिमीर वापस न आ सका। वो धमाके की लपेट में आकर हमेशा के लिए बर्फ और आग के बीच दफन हो गया। साथियों ने उसकी आवाज सुनी थी, एक आखिरी चीख, एक आखिरी पुकार, मगर कोई कुछ न कर सका। हर रकन के दिल पर यह सदमा गहरा जख्म छोड़ गया। खौफ के साथ साथ ये एहसास भी गालिब आ गया कि अब उनके पास जहाज नहीं रहा। वो न सिर्फ सामान बल्कि अपने एक साथी को भी खो चुके थे। इस सान्हे ने सबको वाजिह कर दिया कि बका का सफर अब एक नई और खौफनाक शक्ल अख्तियार करने जा रहा है। आग के बाद जो बाकी बचा वो सिर्फ धुएं और मलबे का ढेर था। सामान का बड़ा हिस्सा जल गया या बर्फ में दफन हो गया। खुराक कम हो गई, कपड़े और औजार महदूद रह गए। आनिया ने सबको इकट्ठा किया, आंखों में आंसू मगर आवाज में अज़्म लिए उसने कहा कि हमारे पास 2 रास्ते हैं। या तो हम यहाँ रख जाएं और माजिज़े का इंतजार करें जैसा कि दिमित्री चाहता है, या फिर हम सरगई की राय पर अमल करें और 200 किलोमीटर दूर मौजूद रिसर्च स्टेशन की तरफ पैदल सफर शुरू करें। लम्हों के मशूरे ने सबको वाज़ेह कर दिया कि रखना अब मौत को दावत देना है। आखिरकार फैसला हुआ कि चंद दिन मजीद इंतजार करें, मगर रेडियो खामोश रहा और खुराक कम होती गई। आखिरकार आनिया ने ऐलान किया कि हम निकलेंगे, चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। और इस लम्हे से एक नई आजमाइश शुरू हुई। हर रक्न ने अपने कंधे पर सामान लादा, बर्फ के जौते किस कर बांधे और कुत्ते वूक और मेशा को साथ लिया। आगाज ही इंतहाई कठिन था। पूरा दिन चलने के बावजूद वो सिर्फ 5 या 6 किलोमीटर ही तय कर पाते। हुआ की शिद्दत, बर्फ की खरदरी सतह और छिपे हुए गड्ढे हर कदम पर उनके हौसले को आजमाते। हाथ और पांव जमते, कमर में दर्द बढ़ता, अंगलियां नीली पड़ जाते और हर लम्हे यूं महसूस होता जैसे जिस्म और दिमाग की हद खत्म हो रही हो। लेकिन आनिया सबको उकठा रखती। उसकी आवाज़ सर्द हुआ को चीरती और सबको हिम्मत देती कि कदम पीछे नहीं हटाने। दिन गुजरते गए। 21वें दिन खुराक खत्म हो गई। अब उनके पास शिकार के सिवा कोई रास्ता न था। छोटे परिंदे, बर्फ के नीचे छुपी मछलियां और जानवरों के दूर के निशानात उनके लिए उम्मीद बने, मगर ज्यादातर नाकामी हाथ आई। इस नाकामी ने हौसले को मजीद तोड़ डाला। इसी दौरान एक और तूफान आया जिसने उन्हें 2 दिन के लिए एक बर्फानी गार में कैद कर दिया। भूख और थकन ने सबको बेहाल कर दिया। इस कैद में बाज ने भूख को मारकर खाने का सोचा, मगर फिर इंसानियत और वफादारी जीत गई। सबने फैसला किया कि चाहे वो खुद मर जाएं, मगर अपने साथी कितों को नहीं खाएंगे। ये लम्हा उनके दिलों पर एक गहरा नक्श छोड़ गया। ये वो वक्त था जब इंसानियत का असल चेहरा सामने आया, मगर आजमाइशें खत्म न हुईं। 35वें दिन एवान हाइपोथर्मिया और भूख से मर गया। वो बायोलॉजिस्ट जो हमेशा जंगली हयात के किस्से सुनाता था, अब खामोश हो चुका था। उसकी मौत ने सबके दिलों पर एक और जख्म छोड़ा, मगर इसी लम्हे सरगई और आनिया ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने शिकार किया और चंद दिन के लिए खुराक हासिल कर ली। उम्मीद की किरण लौट आई, मगर ये किरण बहुत मध्यम थी, क्योंकि अंटार्कटिका की 6 माह लंबी रात शुरू हो रही थी। अब वो अंधेरे में मुसलसल चलने लगे। हर कदम पर छुपे गड्ढे, हर लम्हे का तूफान और सर्दी जो जिस्म को हड्डियों तक जमा देती। मगर 5 जिंदा बच जाने वाले अफराद अपनी इंसानी ताकत, हिम्मत और कुर्बानी के साथ इस वीरान बर्फानी दुनिया में जिंदगी के सफर को जारी रखे हुए थे। 5 जिंदा बच जाने वाले अफराद, आनिया, सरगई, दिमित्री और 2 और साथी जिनके नाम पहले हिस्सों में आए, और उनके वफादार कुत्ते वूक व मेशा ने अपनी आखिरी तवानाइयां जमा करके उस समत कदम बढ़ाए जो उन्हें रिसर्च स्टेशन तक ले जा सकती थी। वो रास्ता लंबा, बेरहम और खतरात से भरपूर था। हर किलोमीटर एक आजमाइश की मानंद, और हर रात उनके जिस्मों में जो सर्दी और तकलीफ जमा होती वो सुबह के अंधे सूरज की कमजोर करनों में भी आसानी से खत्म न होती। बर्फ के बेकरार वसैतों में सफर करते हुए उनकी सांसें भारी थीं, दिल की धड़कनें आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो रही थीं, और अंगलियां जो पहले शुक्रगुजार गर्मियां याद करती थीं, अब जमने और रगड़ा देने के बावजूद भी नीली पड़ती जा रही थीं। मगर उनके अंदर एक चीज जिंदा थी, वो अज़्म, वो जवाब जो आनिया की निगाह में शुरू से था, बचने का हर मुमकिन रास्ता आजमाना।
वो आज तक उस दिन के दुख और कुर्बानियों को अपने सीने में लेकर चल रहे थे। व्लादिमीर और आइवान की आवाजें दिलों के कोने में गूंजती रहते और उनकी यादें हर कदम पर साथ थीं, कभी हिम्मत देती, कभी रोने पर मजबूर कर देती। रफ्ता रफ्ता जमीन का नक्श बदलने लगा। बर्फ के ऊपर छोटे छोटे बर्फ के पहाड़, उफक के करीब एक हल्का सा धुंधला ढांचा, स्टेशन। इस मंजर ने उनके अंदर आखिरी तवानाई जगा दी। हर किसी ने अपनी रफ्तार तेज की, मगर जिस्म ने फरमानबरदारी में कमी न की। कदम कदम बर्दाश्त की कीमत ली रहे थे। स्टेशन तक पहुंचने का लम्हा ऐसा था जैसा किसी ने उन्हें किसी गरह से आजाद किया हो। पहली नजर में मालूम हुआ कि स्टेशन पूरी तरह सालिम है, मगर बर्फ की वजन से दब गया था। छिती और गिराज के कुछ हिस्से बर्फ के दबाव की वजह से झुक गए थे, मगर मरकजी इमारत ने अपना वजूद बरकरार रखा था। आनिया ने फौरन सरगई के साथ जगह का जायजा लिया। दिमित्री ने मशीनरी की इब्तिदाई जांच की और बकिया अफराद कुत्ते और सामान के साथ अंदर दाखिल हुए। दरवाजे को खोलते वक्त जैसे कोई दूसरी हुआ उनके चेहरे पर पड़ी। गर्म हुआ, धुआं नहीं, बल्कि इंसानी मसरत का वो गर्म लम्स जो उन महीनों बाद बहुत इम्तिहान खुर्दा महसूस हुआ। स्टेशन के अंदर मौजूद चिपट और इधर उधर के शूर के बावजूद एक शख्स स्टैंड में खड़ा था। स्टेशन का चीफ साइंसदान, जिसने जल्द ही उनकी तरफ कदम बढ़ाया। इब्तदा में दोनों तरफ की एहतियात, फिर तजस्सुस और आखिर में हमदर्दी ने जगह ली। इब्तिदाई गिफ्ट व शनीद में बहुत सी हकीकतें सामने आए। जहाज का सुराग मिला, धमाके के निशान, कुर्बानियों की कहानियां, और वो लम्हा जब 5 लोग आखिरी तवानाई से चलते हुए इस तन्हा इमारत तक पहुंचे। स्टेशन के अमले ने फौरन उनकी तिबी जांच शुरू की। वाइटल्स चेक किए गए। दिल की रफ्तार, खून की सतह, दर्जा हरारत, सांस की कैफियत। आनिया के हाथ और पांव शदीद फ्रूस्ट बाइट के असर में थे। कुछ अंगलियां ऐसी थीं जिनका रंग बाज जगहों पर लेपट सा गया था। सरगई की हालत भी कमजोर थी, मगर उसकी आंखों में अभी तक जहांत की रोशनी बाकी थी। दिमित्री की रीढ़ की हड्डी पर गैर मामूली दर्द था, मगर वो खामोशी से अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रहा था। कितेवूक और मेशा भी थके हुए मगर जिंदा थे। उनकी वफादारी ने सबको दम बखुद कर दिया। तभी टीम ने सबको फौरी तौर पर वार्म जोन में मुंतकिल किया। गर्म कंबल, रीहाइड्रेशन सालिन और आहिस्ता आहिस्ता बर्फ से पघलाकर पानी दिया गया। मगर यहाँ एक खतरा था, रिफीडिंग सिंड्रोम। तवील भूख की हालत के बाद एक दफा जब जिस्म को अचानक तवानाई दी जाती है तो इलेक्ट्रोलाइट्स के अदम तवाजुन से जान को खतरा लाहिक होता है। स्टेशन के डॉक्टरों ने इंतहाई मेहतात तरीका अपनाया। खाने के छोटे हिस्से, नमकियात का बगूर इंतजाम और मुसलसल मॉनिटरिंग। पहले 2 हफ्ते इंतहाई नाजुक रहे। खून की जांच, रत की मिकदार और खलियात की बहाली में वक्त लगा और बाज़ औकात उम्मीद दम तोड़ती महसूस हुई, मगर इंसानी जिस्म का अजब इस्तिकामत भी सामने आई। बाकायदा खुराक, मुनासिब आराम और फुलाद जैसी टीम वर्क ने जख्मों पर मिरहम रखा। नफ्सियाती बहाली भी इतनी ही अहम थी जितनी जिस्मानी। उन्होंने महीनों तक वो ख्वाब देखे जिनमें वो तूफान के बीच खड़े जहाज के जलते टुकड़ों के पास या खुले मैदानों में भटकते हुए अपनी आखिरी सांसों का तसव्वुर करते थे। स्टेशन के साइकोलॉजिस्ट ने सबके साथ इनफरादी और ग्रुपी सेशन रखे। आनिया ने अपने अंदर छुपी कमजोर यादों का एतराफ किया। व्लादिमीर की आखिरी सदा, इवान का पुरस्कून चेहरा और अपने फैसलों की गर्दाब जो कुछ वक्तों में उसे जिम्मेदार महसूस कराते। ग्रुप में खुली गुफ्तगू ने जख्मों को लफ्जों में तब्दील करने का रास्ता खोला। डिमिट्री ने इंजीनियरिंग के बारे में बातें की जो पहले महज मशीनों की हिफाजत पर थीं, मगर अब हर गुफ्तगू में मरने वालों के किस्से भी शामिल हो गए। सरगई ने माजी के नक्शे, रास्तों के फैसले और गलतियों का इहाता किया। खुद एहतिसाबी ने उन सबको नरम किया, मगर उसके साथ ही उनके दरमियान एक नई मोहब्बत उभर आई। वो मोहब्बत जो मुश्तरका तकलीफ, इश्तिराकी गज़ा और बका की कोशिशों ने जन्म दी। जब जिस्मानी हालत मुस्तहकम हुई तो स्टेशन ने उन्हें अमली जिम्मेदारियां दी। ये न सिर्फ उनके लिए मसरूफियत थी, बल्कि बका के उसूल भी, खुराक के इंतज़ाम से लेकर ईंधन की देखभाल तक। दिमित्री ने छोटे सोलर कन्वर्टर्स और बर्फ से पानी निकालने के मुअस्सिर तरीके पर तजर्बे शुरू किए। सरगई ने मंजरनामा नक्शा जात मुरत्तब किए और करीब के खतरनाक हिस्सों की निशानदही की ताकि आइंदा सिक्योरिटी में ज्यादा मेहताती अख्तियार की जा सके।
आनिया ने टीम को बाकायदा शेड्यूलों में मुनज़्ज़म किया, नहायत मुश्किल मगर वाज़ेह कवायद के साथ, खुराक, आराम, गश्त और मुवासलात। उन दिनों में हर छोटा काम अहम था। एक कप चाय का इजाफा, कंबल की दरस्त चेंग या गर्दनवाला खुराक का तवाजुन, ये सब इन सब की जिंदगी के नए सितून बन गए। स्टेशन के महदूद वसाइल के बावजूद वो लोग तहकीकाती काम भी शुरू कर गए, मगर अब उनका नुक्ता नज़र अलग था। बका के तरीके और बर्फानी माहौल में इंसान की हदों का तजर्बा। वो छोटे पैमाने पर तवानाई पैदा करने के तजुर्बात करते, बर्फ से प्योर पानी निकालने के बेहतर तरीके आजमाते और कम खुराक में ज़्यादा तवानाई देने वाले ग़िज़ाई मरकबात बनाते। ये तजुर्बात बाद में आलमी सतह पर नहायत अहम साबित हुए, मगर उस वक्त उनके लिए सबसे बड़ी फतह ये थी कि वो अपने अंदर की उम्मीद को बरकरार रखते। टीम ने अपने मशाहिदात का तफसीली डेटा मुरत्तब किया। दर्जा हरारत, तूफानों की फ्रीक्वेंसी, बर्फ के दबाव के नोटिस और इंसानी जिस्म पर पड़ने वाले असरात, ये सब वो रिकॉर्ड थे जो आने वाले बरसों में दीगर मुहक्किकीन के लिए खजाना साबित हुए। महीने गुजरे और बहाली का अमल सुस्त मगर मुस्तकिल था। आहिस्ता आहिस्ता अंगलियों में रंग लौटने लगा, जिस्मानी ताकत में बेहतरी आई और बोलने में वही तंजिया मुस्कान वापस आई जो आनिया के लबों पर हमेशा होती थी। मगर कुछ कीमतें नाकाबिल वापसी थीं। आइवान की मौत की नाली, व्लादिमीर का हमेशा के लिए जाने का हकीकत और हाथों पांव की बाज जमी हुई हिस्सों की कमी। कुछ सदमात ने दायमी निशानात छोड़ दिए। स्टेशन के डॉक्टरों ने जो मुमकिन था किया, मगर कुछ आज़ा की बिहाली के लिए बड़े शहर में खुसूसी ऑपरेशंस की जरूरत थी। वो दिन करीब थे जब उन्हें दुनिया के सामने अपनी कहानी सुनानी होगी, मगर सबसे पहले उन्हें अपनी जानों की हिफाजत करनी थी। एक रोज जब मौसम पुरस्कून था और आसमान ने नर्म नीले रंग की झलक दिखाई, स्टेशन ने सैटेलाइट के जरिए बैरूनी दुनिया को नोटिस भेजा। एक कोशिश, एक रिपोर्ट और मदद की तलब। दुनिया ने सुनना शुरू किया, मगर उसके हकीकी असरात बाद में नमूदार हुए। स्टेशन के अमले और मकामी रिसर्च नेटवर्क ने टीम के तजुर्बात को एक तफसीली रिपोर्ट में ढाला, जिसे बाद ईजा, आनिया, सरगई और दिमित्री ने मिलकर तहरीर किया। ये रिपोर्ट न सिर्फ हादसे के मंतक़े की तफसील थी, बल्कि बका के अंतहाई तकनीकी नोट्स भी मुहैया करती थी। खुराक की तकसीम, बर्फानी गहाओं में पनाह लेने की तकनीक और एक खतरनाक तूफान के बाद तवानाई की मुनज़्ज़म बहाली के लिए हिकमत अमलियाँ। वक्त के साथ साथ दुनिया का ख्याल मुस्तहकम हुआ और एक बड़े रिलीफ मिशन की तैयारी शुरू हुई, मगर उनके लिए सबसे बड़ी तब्दीली अंदरूनी थी। उन्होंने अपने अंदर एक नए मकसद को पाला। वो मकसद था अपनी कहानी को जिंदा रखकर दूसरों को सिखाना। आनिया ने अपनी डायरी में लिखा, हमने जो कुछ भी खोया वो हमें कमजोर नहीं कर सका। हमने जिंदगी के नाख्वानदा सबक पढ़े हैं। ये सत्रें बाद में मीडिया में फैलें और लोगों के दिलों को छू गईं। स्कूलों में ये वाकया नसाब का हिस्सा बना, यूनिवर्सिटियों में सर्किट और बर्फानी साज व सामान के कोर्सेज में शामिल हुआ और दुनिया भर के रिसर्चर्स ने उनके तजुर्बात को अपनी फील्ड में शामिल किया। आखिरकार सितारों भरे एक रात जब मौसमी हालात काफ़ी खुशगवार थे, एक रिलीफ तैयारा स्टेशन के अय्यर स्पीस में आया। उसने वही रोशनी जगमगाती जो कई माह से उनके दिल में उम्मीद की चमक बनकर मौजूद थी, मगर अब उम्मीद के साथ नई जिम्मेदारियां भी आईं। स्टेशन का अमला और बाहर से आए हुए डॉक्टरों ने बड़े शहरों में मुंतकली के लिए प्लान बनाया। कुछ की फौरी तबी, बाज की मालजाती और कुछ की नफ्सियाती इलाज के लिए रिलीफ अमल शुरू हुआ। आनिया, जो हमेशा कप्तान रही, ने सबकी कड़ी निगरानी की और आखिरी लम्हात तक ये यकीनी बनाया कि कोई भी रुकन पीछे न छोटे। वो अपने दोनों कतों को लपेटे रखकर सोच रही थी, ये जानवर जिन्होंने इतने दुख से, वही अब उनके घरों की याद थे। दिन बदला, महीने आए और बलाखिर 5 अफराद बड़े शहरों के अस्पतालों में पहुंच गए। वहां उन्हें जदीद इलाज, सर्जिकल ऑप्शंस और उस नफ्सियाती निगहदाश्त का पूरा इंतज़ाम मिला जिसकी उन्हें सचमुच ज़रूरत थी। कई माह की मेहनत, सर्जरियों, फिजियोथेरापी और मुस्तकिल मुशावरत के बाद उनकी हालत बेहतर हुई। कुछ को मुकम्मल सेहत हासिल हो गई, बाज़ ने ज़िंदगी के छोटे मामूलात वापस पाए और कुछ ने नई पहचान बनाई। व्लादिमीर और आइवान की याद हमेशा जिंदा रही, मगर जिंदा बचे हुए उन्होंने अपनी जिंदगी को नए मानी दिए। आखिर में
آنیا نے ایک آخری دن اسٹیشن کی چھت پر کھڑے ہو کر اپنی ڈائری میں آخری انداز اظہار لکھا، وہ الفاظ جنہوں نے ان تمام دردوں، قربانیوں اور نئی امیدوں کو سمیٹا ہوا تھا۔ اس ڈائری کے چند اقتباسات نے دنیا کو دکھایا کہ انسان کتنی باریک لکیروں پر چل کر اپنا مستقبل سنوار سکتا ہے۔ ان اشعار نے تقریباً ہر قوم کے دل کو چہو لیا، اور ان کی کہانی بقا، قربانی اور انسانیت کی لازوال مثال بن گئی۔